अभी प्रश्न कीजिए। नमस्कार। नमस्कार दादाजी। हाँ। हाँ दादाजी, मेरा प्रश्न ये है कि समाज में जैसे ब्राह्मण शब्द को लेकर भी हम्म, काफी मतभेद रहता है। हम्म, तो कुछ लोग उसे सार्थक दृष्टिकोण से देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं कि वो फूट डालने वाला शब्द है समाज में। तो क्या वो विप्र के साथ उसका कुछ सामंजस्य है उस मानसिकता का? ये पूछना चाह रहा था मैं। अच्छा। नहीं, अभी तो बिग विप्र का क्लास तो अभी शुरू करेंगे। अभी हम लोगों ने कल चर्चा की थी क्षत्रिय मानसिकता के बारे में कि क्षत्रिय मानसिकता क्या है। तो हम पहले उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ ले देते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग विप्र में आते हैं। ये जो हमने कल जो इस पर हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा ब्रीफ में 1 मिनट उसमें समय लगा के बोलते हैं। जैसे शूद्र में उसकी विशेषता क्या थी कि वो खुद के लिए केवल सीमित दायरे में अपना जीवन व्यतीत करता है, सोचता भी सीमित दायरे में है, और उसको एकाकी जीवन ज्यादा पसंद है। सामूहिक जीवन को वो ज्यादा पसंद नहीं करता, दूसरों के बारे में चिंता करना उसका काम नहीं है। जबकि क्षत्रिय जो मानसिकता है, क्षत्रिय मानसिकता में वो साहस दिखाता है, बल के द्वारा वो लोगों को संगठित करता है, और उस संगठन के दौरान वो खुद की रक्षा, खुद के स्वार्थ के लिए तथा समाज की रक्षा भी, जो शूद्र है उनकी भी रक्षा के लिए वो एक संरचना बनाता है। ये हो गई क्षत्रिय मानसिकता। शूद्र मानसिकता में था कि वो केवल वर्तमान के लिए जीता है, उसको अतीत से कोई मतलब नहीं, भविष्य से कोई मतलब नहीं। मतलब अभी का भी जो लाभ है उसके बारे में सोचना है, वो अतीत के बारे में नहीं सोचेगा, ना भविष्य के बारे में सोचेगा। वो एक मानसिकता है। जबकि जो क्षत्रिय है वो वर्तमान के बारे में सोचेगा, और साथ ही साथ वो सोचेगा भूत के बारे में, अतीत के बारे में। अतीत से प्रेरणा लेकर के अपने साहस और बल के द्वारा वो दूसरों के ऊपर अपना नियंत्रण करता है। यह उसकी होगी मानसिकता। और शूद्र है वो ऐसे क्षत्रिय मानसिकता के लोगों का वर्चस्व सहस्त्र स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो अपने खुद के मन से इस बारे में नहीं सोचते। जबकि क्षत्रिय अपने उसका स्वार्थ अपना खुद का है वो, लेकिन उस स्वार्थ के साथ साथ वो अपनी रक्षा के साथ साथ वो अन्य लोगों की रक्षा के बारे में भी काम करता है। तो उसका भी जो जीवन है वो सीमित है वर्तमान के लिए और अतीत, जिससे कि वो प्रेरणा लेता है अपने आप को। यह हो गया क्षत्रिय के लक्षण। क्षत्रिय लक्षण में हमने एक चीज और बताई थी, उसमें कहा था क्षत्रिय लक्षण में स्त्री का थोड़ा मान बढ़ जाता है। शूद्र में इस तरह की मानसिकता ही नहीं है, मान सम्मान समाज की बात वहां पर नहीं हो रही, क्योंकि वहां पर जीवन एकाकी है। क्षत्रिय समाज में स्त्रियों का सम्मान थोड़ा बढ़ता है, चाहे वो अपनी स्त्री हो या दूसरों की स्त्री हो, वो उसके लिए, उसके मान सम्मान के लिए एक बराबर का उसको हक मिल जाता है। और यह उसकी विशेषता है। शुरू के काल में क्षत्रिय युग में व्यवस्था मात्र प्रधान थी, और बाद में धीरे धीरे ये पितृ प्रधान व्यवस्था बन गई। पहले माँ के गोत्र से ही, माँ के नाम से ही समाज का गठन होता था, और बाद में ये धीरे धीरे पिता के नाम पर ये बनने शुरू हो गए, व्यवस्था बननी शुरू हो गई। और इसमें ये सब चीजें हजारों वर्षों के बीच में हुई है। हम लोग तो एक दो लाइन में इस बात को समझा रहे हैं।
लेकिन हमें उस समय में अपने दिमाग को लेकर के समझना होगा कि वो व्यवस्था कैसी रही होगी, और ये व्यवस्था बहुत दिनों तक चलती थी। बाद में अब व्यवस्था जिसकी आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं वह है विप्र समाज की, विप्र लोगों की। जो क्षत्रिय है वो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य है अपने साहस और बल के द्वारा जड़ वस्तुओं का भोग करना। मतलब दुनिया में जो जितनी भी दौलत है, जितनी भी चीजें हैं, उस पर वो अपना नियंत्रण करता है बल के द्वारा। शूद्र में क्या है कि वो साहस नहीं करता। प्रकृति में हर एक चीज उसके पास भी उपलब्ध है जो कि क्षत्रिय के पास में है, लेकिन वो एक मानसिकता, दुर्बल मानसिकता है, वो साहस ही नहीं करता। उसका हमने एक उदाहरण दिया था कि यदि एक पहाड़ है और पहाड़ ऊंचा पहाड़ है, जो शूद्र मानसिकता है वो पहाड़ के पास आकर के रुक जाएगा कि अरे इतना ऊंचा पहाड़ क्यों पार करेंगे, कैसे करेंगे। वो इसी में ही उसी उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा, और जड़ पूजा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब वो यदि पहाड़ है तो पहाड़ की पूजा शुरू हो जाएगी, किसी और नदी है, नदी की पूजा शुरू हो जाएगी। तो जितनी जड़ वस्तुएं हैं उसकी पूजा शुरू हो जाती है। लेकिन वही जब क्षत्रिय मानसिकता का आदमी होगा, वो अपने आप को जोखिम में डाल करके अपनी खुद की आहुति के द्वारा पर्वत के ऊपर खड़ा होकर के और अपने आप को विजयी महसूस करेगा, गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैंने देखो इस पर्वत पर विजय प्राप्त कर ली, मैं पर्वत के ऊपर चढ़ गया। ये हो गया बेसिक डिफरेंस कि शूद्र मानसिकता क्या है, क्षत्रिय मानसिकता क्या है। विप्र के अंदर भी जो जड़ है उसकी भोग की ही मानसिकता उसके अंदर है। वो भी जड़ वस्तुओं का ही भोग करना चाहता है, लेकिन वो प्रयोग करता है अपनी बुद्धि का। क्षत्रिय प्रयोग कर रहा है अपने बल का, अपने साहस का। जो विप्र मानसिकता के व्यक्ति होंगे, उस पहाड़ पर चढ़ने के लिए किस तरह के यत्न किए जाएं, कैसे उसकी उन बाधाओं को दूर किया जाए, उसका चिंतन करके और उस रास्ते को सुगम बना दिया जाए, इसके बारे में वो चिंता करेगा। और चिंता करके दूसरों के लिए दूसरों के द्वारा उस कार्य को करवाएगा। वो खुद नहीं करके, जरूरी नहीं कि वो खुद करे, दूसरों के द्वारा। तो वो किसका उपयोग करेगा? विप्र मानसिकता के लोग क्षत्रिय मानसिकता के लोगों के बल पर शूद्रों के परिश्रम का उपभोग करके अपने लिए भोग, जो जड़ चीजें हैं उनके भोग की स्थिति, उसकी जो उसके अंदर लालसा है उसको वो पूरी करता है। अंतर यह हो गया कि उसके अंदर भी साहस है, तो संघर्ष संग्राम उसके अंदर भी है। क्षत्रिय के अंदर भी संग्राम है, बिना संग्राम के वो आगे साहस नहीं जुटा पाएगा, संघर्ष करता है। अंतर यह हो गया कि जो विप्र का संघर्ष है वो बुद्धि प्रधान है, जबकि क्षत्रिय का जो संघर्ष है, जो संग्राम है, वो बल प्रधान है। ये दोनों का एक डिफरेंस हो गया। और इसके बहुत सारे कारण मिलते हैं कि समाज के समय में जब समाज शुरू हुआ तो समाज तो क्षत्रियों ने समाज बना लिया, और जो क्षत्रियों का शासन है वो कैसा रहेगा? अधिनायकवाद वाला, डिक्टेटरशिप वाला, क्योंकि उसने बलपूर्वक उसको कंट्रोल करता है, और उसके साथ जो नहीं रहेगा तो उसको या तो मार देगा या उससे खुद मर जाएगा। दोनों अवस्था में संग्राम जरूर करेगा, वो अपने वर्चस्व को के लिए संग्राम जरूर करेगा, चाहे वो उसको मार दे या खुद उसमें खत्म हो जाए, फिर एक नया सिस्टम चालू होगा।
धीरे धीरे जो हम कल चर्चा किए थे क्षत्रिय समाज में क्या हुआ कि ये जो व्यवस्था थी कि एक राजा था, उसने संग्राम करके कुछ लोगों के ऊपर नियंत्रण कर लिया और उसके जाने के बाद में फिर संघर्ष होगा। फिर जो क्षत्रिय मानसिकता के लोग हैं आपस में लड़ेंगे और लड़ करके फिर कोई ना कोई इसमें से एक ऐसा होगा जो कि एक वर्चस्व बना लेगा, या वो जो एक एरिया था उसके डिविजन्स ज्यादा हो जाएंगे और फिर वो आपस में लड़ते रहेंगे और ये परंपराएं उनकी चलती रही। बाद में ऐसा देखा गया क्योंकि इससे समाज की क्षति बहुत हो रही थी, क्योंकि आप हर राजा के बाद में फिर वो लड़ाइयां बहुत होती थी, तो एक विधान बनाया गया। उन उन लड़ने वालों में उनके लड़के ही होते थे, ये उनके ही लोग होते थे जो कि आपस में लड़ते थे, जो थोड़ा वीरता और साहस रखते हैं। मान लीजिए 8-10 बच्चे हैं, उससे 2-3 हैं जो कि साहस रखते हैं और सब साहस नहीं रखते हो, तो 2-3 आपस में लड़ रहे हैं और लोगों ने दूसरे लोग जो विजयी होगा उसकी दास्ता स्वीकार कर लेंगे, उसको उसका मान दे देंगे। बाद में एक व्यवस्था ऐसी आई कि नहीं, इससे बचने के लिए कि जो राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसको ही राज्य का उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा। ये व्यवस्था बहुत बाद में आई और इस व्यवस्था के साथ ही फिर राजतंत्र की व्यवस्था शुरू हो गई। अब क्या हो गया, एक कंटिन्यूटी हो गई समाज में, एक निरंतरता आ गई कि अब इस राजा के बाद में उसका बेटा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा और शासन व्यवस्था थोड़ी सुचारू हो गई। अब जो संघर्ष है, संग्राम है, उसकी आवश्यकता कम पड़ने लगी। या जब भी संग्राम के तो तब भी होंगे, लेकिन संग्राम का एक स्वरूप एक दूसरा बदल गया हुआ, फिर एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे, वो एक अलग बात हो गई। एक चीज और बताएं, जब आदमी केवल बल का उपयोग करके और अपने आप को बिजी रखता है, उसका बौद्धिक विकास नहीं होता। शारीरिक विकास होगा उसका, लेकिन बुद्धि का विकास नहीं होता। जिसका बुद्धि का विकास ज्यादा होता है उसके अंदर शारीरिक बल नहीं होता। जिसके अंदर बुद्धि का विकास ज्यादा हो जाए या हो रहा है तो उसके अंदर बल कम रहेगा। तो ये एक मनुष्य के अंदर एक विशेषता है। ऐसा नहीं हो सकता एक आदमी बहुत बलशाली है, बहुत साहस वाला है और बहुत बुद्धिमान है, ऐसा होने की संभावना नहीं है। क्योंकि जो आदमी संघर्ष और संग्राम में अपने आप को निरंतर बिजी रखता है, वो आदमी फिर चिंतन के लिए उसके पास समय नहीं रहेगा, चिंतन करना उसके लिए संभव नहीं होता। अब हमने जो एक कल और चर्चा की थी, राजा के लिए आवश्यक हो गया कि वो हमेशा जगा रहे, कब किसका आक्रमण हो जाए हमेशा उसको सतर्क रहना है, हमेशा उसकी आंखें खुली रहे, हमेशा उसके कान खड़े रहे, अब उसको हर तरफ से सजग रहना पड़ेगा, क्योंकि कब कहाँ क्या हो जाए तो, लेकिन वो सारे काम खुद नहीं कर सकता। इसके लिए आवश्यकता हुई कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों के लिए जो कि उसके लिए, उस राज्य के लिए सोचे, तो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा। अब राजा धीरे धीरे ऐसे लोगों के का परामर्श लेना शुरू कर दिया जो कि समाज में काफी सजग है, समाज में जिनके पास बुद्धि ज्यादा है, समाज को के बारे में वो राजा को फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा नहीं होगा। इस तरह की जो बातें हैं, अब राजा के लिए ये धीरे धीरे आवश्यक होता गया कि वो जो भी काम करे, हालांकि राजा है, अपनी उसकी मर्जी चलेगी, लेकिन फिर भी अपना उसका जो मंत्री परिषद होगा उसके बारे में उनकी राय ले, विचार विमर्श करे, इस तरह की चीजें बढ़ती चली गई। धीरे धीरे यही लोग जो विचार विमर्श देते थे
और व्यवस्था क्या है? राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। जरूरी नहीं है कि जो पहला राजा था, जो क्षत्रिय विचार का था, क्षत्रिय मानसिकता का था, उसके सारे बच्चे क्षत्रिय होंगे, ये उसकी जरूरत नहीं है। एक दो पीढ़ी के बाद में, या हो सकता है नेक्स्ट पीढ़ी में ही सक्षम लोग ना हो, क्योंकि ये मानसिकता जरूरी नहीं है कि ये वंशानुगत तो है ही नहीं, ये चीज वंशानुगत नहीं है। धीरे 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 इन मंत्री परिषद के लोगों ने राजा के ऊपर प्रभुत्व जमा लिया। अब राजा वही काम करेगा जो उसका मंत्री परिषद उसको कह रहा है, जो सलाह दे रहा है, उसमें जो भी उसका मेन मिनिस्टर है या जो भी है, जो, क्योंकि वहां पर भी बुद्धि के बल से वो राजा को राजा के साथ में उसका व्यवहार है। और जो विप्र है अपनी बुद्धि के द्वारा, वो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी, जो क्षत्रिय राजा है उसके अंदर उसकी एक कमजोरी है, वो बलशाली है, बुद्धि का प्रयोग कम करता है, लेकिन साहस बहुत है। ऐसे लोगों की यह तारीफ कर दी जाए तो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। ये प्रथा मंत्री परिषद के द्वारा, या वहां जो निपुण और लोग होंगे उनके द्वारा उस राजा को वश में करने के लिए उसकी प्रशंसा, चाटुकारिता बढ़ती गई। उससे क्या हो गया कि उस राजा की जो जड़ है धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी, धीरे धीरे कमजोर हो गई और हो जाती है। और कुछ समय ऐसा होता है कि जो वो मंत्री में जो भी उसका जो मेन राजा है, जो एडवाइजर है, वो शासन में उसकी दखलंदाजी बढ़ जाती है। और जो जो अक्षम लोग हैं राजतंत्र में, वो उनकी दासता स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी बुद्धि नहीं है। बुद्धि है विप्र के पास है, और विप्र कहां पहुंच गया? मंत्रिमंडल में पहुंचा हुआ है। धीरे 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 ये समय एक दो वर्ष का नहीं होता, ये सैकड़ों वर्षों की बात के बाद में ये सब ऐसी व्यवस्था आती है। और ऐसा नहीं कि ये भारत में, ये पूरे विश्व में कहीं पर भी इसी तरह से व्यवस्था चली है। ये मानव का समाज है, मानव समाज इसी तरह से विकसित हुआ है। तो वो जो राजा को कंट्रोल कर लेता है, यहां तक कि राजा कौन बनेगा उसका निर्णय भी वही लेता है। यदि उसको लगा कि इसको राजा, इस आदमी को राजा नहीं बनना चाहिए, उसको हटा करके जो अपने मनपसंद राजा है, चाहे वो किसी भी कारण हो, उसको बैठा 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 देगा। और अब क्या हो रहा है? अब वो उन राजा के नाम मात्र के लिए रह गया, और जो मंत्री परिषद है, या जो मंत्री है, या उनका जो मंत्री का मुखिया है, उसके द्वारा शासन की व्यवस्था चलेगी। ये धीरे धीरे विप्रों की मानसिकता का शासन शुरू होता है। इससे समाज में एक परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या है? जो क्षत्रिय व्यवस्था है वो बड़ी सरल है, क्योंकि वो बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा नहीं है। जो विप्र की व्यवस्था है वो बुद्धि के द्वारा बहुत कुटिल व्यवस्था है, बहुत कुटिल नीति अपना करके वो अपनी व्यवस्था बनाता है। अब उसको समाज को भी बैलेंस करना है, राजा को भी बैलेंस करना है, या आवश्यकता पड़ने पर वो खुद भी राजा बन जाएगा। ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि वो विप्र ही खुद राजा हो गए, या तो जो विप्र है उनके द्वारा राजा ने शासन किया। और ऐसे बहुत महान महान लोग हुए। चाणक्य का नाम तो हम लोग सब लोग जानते हैं, जिसने राजा को हटा करके फिर अपने मनपसंद राजा को के द्वारा अपना राज्य किया, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऐसा ही भारत में नहीं, ऐसे बहुत विदेशों में भी
हिस्ट्री में जाएंगे तो ऐसे अनेकों अनेक उदाहरण मिलते हैं। अब ये जो अभी हम जो विप्र की बात कर रहे हैं, अब हम वो विप्र कौन है, हम उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। ये जो विप्र है जिसकी अभी तक हम लोग चर्चा कर रहे थे और आगे भी इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, वो विप्र वो है जो अपने स्वार्थ के लिए, भोग विलास के लिए क्षत्रिय का बल प्रयोग में ला रहा है, शूद्रों की परिश्रम मेहनत में लेके आ रहा है, लेकिन उसका स्वार्थ खुद का हो जाता है। ऐसे विप्रों को संज्ञा दी जाए तो हो गया निकृष्ट विप्र। बुद्धिशाली है, बुद्धिमान है, लेकिन वो निकृष्ट है, वो नीचे स्तर का है। हम लोग अग्रसर विप्र की बात नहीं कर रहे हैं। अग्रसर विप्र कुछ और तरह के होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो हम जो चर्चा यहाँ अभी विप्र के नाम पर हो रही है, वो हो रही है वो जो निकृष्ट विप्र है, जो निजी स्वार्थ के लिए ही ये सब कर रहे हैं। ऐसे लोगों के द्वारा ही समाज में बहुत तरह की संहिता बनाई गई, आचार संहिता, समाज संहिता, धर्म का प्रचार, और उन्होंने नाना तरह की कहानियां गढ़ करके नाना तरह के पुराणों की रचना की। ये सारे विप्र लोग ही कर रहे हैं, और जहां पर उनका प्रभाव है वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो उसके लिए विप्र क्या इस्तेमाल करता है? भय पैदा करके, तुम्हारे मरने के बाद तुम ऐसे हो जाओगे, तुम्हारे लिए ये करना ठीक है, नहीं करोगे तो तुमको ये होगा, वो होगा। बहुत तरह की भीत मान्यता समाज के अंदर डाल दी गई, बहुत सारी कहानियों के द्वारा, बहुत सारी ऐसी रचनाओं के द्वारा। और जो स्वीकार नहीं करेगा उन बातों को, उसके लिए दंड का विधान भी दिया कि यदि इस बात को मान करके नहीं चलोगे। फिर यहाँ तक कह दिया गया कि ये सारी बातें जो है ये तो भगवान ने हमको खुद ही बताई थी, और हम भगवान की बात को ही हम आपके सामने रख रहे हैं उसकी और मजबूती करने के लिए, भले ही उसमें उसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो। ऐसा करोगे तो ये फल होगा, लेकिन ये मेरे द्वारा होगा तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, मेरे द्वारा नहीं हुआ तो ये अच्छा नहीं होगा। पूजा पाठ में तुमको विप्र को लेके जाना ही चाहिए, यदि विप्र नहीं जा रहा है तो पूजा पाठ सफल नहीं होगी। तो इस तरह के जो लोग हैं समाज में अपना वर्चस्व बनाने के लिए बहुत तरह की पुराणों की रचना की, जिससे कि उनका स्वार्थ सिद्ध। हम यहाँ बात कर रहे हैं निकृष्ट विप्र की। और लोग हैं जो उन लोग की क्या व्यवस्था है, हम उसके बारे में बात बाद में करेंगे। जो निकृष्ट विप्र है, हम उसकी बात कर रहे थे, जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने समाज की संरचना करते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है, और हमने बोला क्षत्रिय समाज में महिलाओं का स्थान को मान सम्मान दिया गया। विप्र की व्यवस्था में महिलाओं का जो मान सम्मान है वो निरंतर गिरता चला गया। जब उन्होंने, विप्रों ने ये कहा कि विप्र जब श्रेष्ठ है या जो है, उन्होंने चर्चा की केवल पुरुष की, स्त्रियों की चर्चा नहीं की। स्त्रियों का मान सम्मान भी बहुत बहुत घट गया, और इस तरह की बहुत सारी बातें लिखी गई पुराणों में और कई जगह कि यदि भगवान के पास पहुंचना है तो आपको पुरुष के रूप में ही जन्म लेना होगा, स्त्री तो पहुंच ही नहीं सकती। स्त्री के चरित्र को लेकर के उसके अंदर बहुत सारे बंधन बनाए गए, जिससे कि उसका जो एक स्वाभाविक समाज में योगदान है वो नहीं हो पाए, वो अपनी बुद्धि का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाए। तो जो विप्र है, जो पुरुष विप्र है, वही सारा काम कर रहा है, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे ये हो वो हो, सारे जगह। कुछ अपवाद है स्त्रियों के, लेकिन वो अपवाद बहुत थोड़े हैं। लेकिन
हर समाज में ऐसे विप्र लोगों ने जो व्यवस्था बनाई केवल पुरुष प्रधान बनाई, तो स्त्रियों का इसमें बहुत नुकसान हुआ। स्त्रियों के बारे में जो ऐसा भी कहा जाता है कि जो जो पतिता स्त्री है, उसमें एक चीज और भी है, वो स्त्री जब तक पति के साथ में है तब तक तो ठीक है, ये तो किसी कारण से वो पति के साथ में नहीं है तो उसको पतिता के नाम पर दिया है। मतलब वो फिर स्त्री का बिल्कुल समाज में मान सम्मान नहीं रहेगा। ये तो उसने अपने पति कुछ भी कर दे, पति कुछ भी छोड़ दे, कितने बार छोड़ दे, क्या करे नहीं करे, उसके लिए कोई संहिता नहीं, उसके लिए कोई आचार विचार नहीं। स्त्री के लिए है कि उसको व्रत करना है, यहाँ तक कि ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि उसको पति के साथ मर जाना है। यदि पति की मृत्यु हो गई, उसके साथ उसको मर जाना है। मतलब इस तरह की बहुत सारी बातें, ये सारी बातें जो हो रही है, ये विप्र समाज के द्वारा विप्र युग में हो रही है। और वो विप्र है निकृष्ट विप्र। इसलिए विप्र से मतलब वो केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो विवेकपूर्ण नहीं है, रैशनैलिटी की बात वो नहीं कर रहे, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए वो कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी संरचनाएं उन लोगों ने ऐसी की है। केवल ये भारतीय समाज नहीं, ये चीज चाहे आप यूरोप चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, हर जगह जहां पर भी ऐसे लोग थे, उन्होंने स्त्रियों का बहुत शोषण किया। तो स्त्री का थोड़ा मान सम्मान है जब तक कि वो घर की पत्नी है, घर के अंदर है, उनके द्वारा बनाए गए नियम कानून के अंतर्गत ये हुआ है, तब तो उसका मान सम्मान है। अन्यथा वो पतिता हो गई। वेश्यावृत्ति की प्रथा विप्र युग में स्टार्ट हुई। शूद्र युग और क्षत्रिय युग में ये ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने यहाँ तक कि जैसे भारत ने देवदासी का प्रथा किया कि उसको एक कल्पित देवता के नाम पर किसी लड़की का विवाह करवा दिया गया। फिर बाद में उस मंदिर के साथ में वो एक लड़की हो जाएगी और वो देवदासी बन गई। और देवदासी का भोग कौन कर रहा है? पुजारी कर रहा है। ये तो भारत में अभी दक्षिण के कर्नाटक और कहीं कहीं मंदिरों में ये प्रथा अभी भी कहीं न कहीं किसी छोटे रूप में चल रही है। तो मतलब यह था कि विप्र युग में ही स्त्री को कोई अधिकार नहीं दिया गया। संपत्ति का अधिकार पुरुष को जाएगा, स्त्री के पास नहीं है। स्त्री को ना उसके पिता अधिकार देंगे, ना उसके पति अधिकार देगा। और यदि संपत्ति है तो उसके बेटों के पास जाएगी, औरत के पास नहीं जाएगी। इस तरह की व्यवस्था, मतलब स्त्री को पूरा लाचार बना दिया। वो केवल जब तक माँ बाप के घर में है तो माँ बाप के रहमो करम पर है, पति के यहाँ आ गई तो उसके रहमो करम पर है। ये तो पति जिंदा नहीं है तो उसके बच्चों के साथ में है, या बच्चे नहीं है तो फिर उसको पतिता का जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। फिर इसी तरह से हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ काशी में, वृंदावन में इधर उधर कितनी विधवाएं कहाँ कहाँ से लोग आके वहां पर छोड़ देते हैं। वो बड़ी ही अलग तरह की जीवन उनका वहाँ बीतता है। तो इतना होने के बावजूद भी विप्र युग की कुछ विशेषताएं भी हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ गड़बड़ हुआ। विप्र युग में सब कुछ गड़बड़ है ऐसी बात तो हो नहीं सकती। उन्होंने इसी बहाने किसी का शोषण जरूर किया, किसी और शूद्रों के अधिकारों को भी, उनको अधिकारों से भी वंचित रखा। लेकिन एक समाज में एक व्यवस्था और एक ऐसा विधान दिया, भले ही उसको भगवान का के रूप में, किसी और ऐसी सत्ता के रूप में उसको दिखाया गया, तो सामाजिक व्यवस्था सुदृढ़ होती गई। इन शोषण के बावजूद भी व्यवस्था जो थी बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ होती गई। उस व्यवस्था के प्लस माइनस पॉइंट्स तो हमेशा रहेंगे, उसमें तो कोई नकार नहीं सकता। लेकिन
उस व्यवस्था से प्रॉब्लम बहुत सामाजिक व्यवस्था बहुत अच्छी चली। और क्योंकि बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा था, तो बुद्धि का इस्तेमाल समाज के लिए भी हुआ। बुद्धि का इस्तेमाल जो समाज में, यदि कोई किसी तरह की कोई गड़बड़ी आ गई, किसी तरह कुछ हो रहा है, तो वो अपने चिंतन के द्वारा कुछ न कुछ उसके लिए उपाय सोच रहा है। और वो उस सोच के द्वारा तभी उसका प्रभुत्व है। लोग उसका प्रभुत्व क्यों मान रहे हैं? क्योंकि वो अपने चिंतन के द्वारा किसी न किसी रूप में वो ऐसा कुछ सोचता है, ऐसा कुछ देता है, ऐसा कुछ करता है जिससे समाज का भला हो रहा है, और समाज मजबूर है उसको अपना नेता बनाने के लिए। यही जो विप्र लोग हैं आज के समय में, ये नेता लोग हैं, निकृष्ट विप्र हैं। ये अपनी सुविधा के अनुसार जिससे चाहे युद्ध कर लेंगे, जिसको चाहे कुछ कर लेंगे। पूरा फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, इन्हीं ऐसे व्यक्तियों के द्वारा लाखों लाख लोगों का, लाखों शूद्रों का, क्षत्रियों का खून बहा दिया इन्होंने। यही लोग हैं जो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर आपस में लोगों को लड़ा देंगे। यही लोग हैं जो कि ऊंच नीच जो जाति प्रथा है उसको बल दे करके और उसके लिए समाज में भेद पैदा कर देंगे। ये भी ऐसा ही इन्हीं लोग के द्वारा हुआ। वो सारे लोग ये विपरीत मानसिकता की लोग थे। अब हम वो प्रश्न के ऊपर आते हैं जो लोकेश जी ने कहा था, ब्राह्मण और विप्र। वेदों में को दो तरह से बांटा गया, कर्म कांड और ज्ञान कांड। ज्ञान कांड में एक ब्राह्मण, उसका एक रूप है, उसका एक प्रकार है। उस ज्ञान कांड के जो श्लोक है इसमें, तो उसका जो जानकार है उसको ब्राह्मण के नाम पर, उस व्यक्ति को भी ब्राह्मण के रूप में माना गया। ब्राह्मण है वो वेदों के प्रकार में, जो ज्ञान कांड है उसमें ब्राह्मण शब्द, उसमें सब ब्राह्मण है। तो उनसे जो जो लोग पारंगत हुए उन लोगों को ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। और ब्राह्मण और विप्र में कोई अंतर नहीं है। अंतर यही होगा कि जो हम लोग कल चर्चा करेंगे कि जो निकृष्ट विप्र है या वो सद विप्र है, अग्रसर विप्र है या उसको कहें सद विप्र है। अग्रसर और या सद विप्र है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं सोचेगा, वो पूरे समाज को आगे लेने की बात करेगा। ऐसे लोगों का जीवन बहुत कठिन होता है, लोग उसको स्वीकार नहीं करते। कारण जो निकृष्ट विप्र है, जैसे हमने पहले बोला कि जो शूद्र है वो वर्तमान में जीता है, क्षत्रिय है वर्तमान और भूतकाल अतीत में उसका जीवन व्यतीत होता है। लेकिन जो विप्र है वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों के बारे में सोचता है, तीनों के बारे में उसकी जागरूकता रहती है। लेकिन जो निकृष्ट विप्र है उसके अंदर भविष्य के बारे में कम सोच करके अतीत के बारे में ज्यादा सोचता है, अतीत को पकड़ के रखता है, पुराने नियम कानून को बहुत बांध करके रखता है। नई कोई चेतना आ जाए, नया कोई विचार आ जाए तो उसका बहुत विरोध शुरू हो जाता है, क्योंकि वो निकृष्ट विप्र है, अपने स्वार्थ के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए समाज में कोई नई चेतना आ गई तो उसका विरोध होगा, उसमें वो सबसे आगे आ जाएगा। जबकि और कारण क्या है, भविष्य के बारे में उसका चिंतन कम है, अतीत को बहुत पकड़ के रखा हुआ है। होना क्या चाहिए था, भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का एक सामंजस्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो अतीत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अतीत का महत्व है, वर्तमान का भी महत्व है, भविष्य का भी महत्व है।
इन तीनों का जो सामंजस्य लेकर के चलेंगे वो अग्रसर विप्र होंगे, या उनको हम सद विप्र का नाम दे सकते हैं। लेकिन ऐसे बुद्धिजीवी लोग जो केवल स्वार्थ हित के लिए काम, वो केवल बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अग्रसर विप्र हैं वो विवेक का इस्तेमाल करेंगे, इंट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे, और वो अपने जो उनका मानसिक बल होगा बहुत ज्यादा होगा। तो अभी समय समाप्त हो रहा है, यदि कोई प्रश्न है तो प्रश्न को लेते हैं, नहीं तो वो समय निकल जाएगा। हेलो, 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 Bluetooth connection. आवाज आ रही है दादाजी? हाँ अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो अभी 2 मिनट बाकी रह गया, हमने कहा कि फिर यदि कोई प्रश्न है तो उस पर हम चर्चा करें, क्योंकि विप्र युग जो विप्र का दादाजी एक पूरी बात हो नहीं पाई है, अभी इसकी चर्चा बाद में जारी रखेंगे। हाँ दादाजी, इसमें जो अभी आपने बताया, हम्म, इसमें कुछ थोड़े से दो प्रश्न थोड़ा निकल के आ रहे हैं हाँ बोलिए। कि जो महिला विप्र हुई, हाँ वो महिला विप्रों ने पुरुष विप्रों का विरोध क्यों नहीं किया? और महिला को अधिकारी नहीं मिला ना। दूसरा प्रश्न ये है कि हाँ। विप्रों के हम्म, हाँ हेलो, हाँ दादाजी, हाँ हाँ बोलिए। हाँ, दूसरा प्रश्न भी पूछूं क्या दादाजी हाँ बाद हाँ में? बोल दीजिए, कल उसकी चर्चा कर लेंगे, समय तो जा रहा है। दूसरा प्रश्न ये कि विप्रों का जो ये इतना षड्यंत्र वाला युग चल रहा था, तो उसमें हाँ, कई ऐसे लोग भी थे जो समझ रहे थे विप्र की सही नहीं है, तो उन्होंने चुनौती क्यों नहीं दी उस चीज को? चुनौती दी है, वो सब वो साथ, दोनों साथ साथ चल रहा है। बहुत जगह चुनौती दी गई और चुनौतियों का परिणाम भी अच्छा रहा। सारे निकृष्ट विप्र, अभी हम लोगों ने चर्चा की है निकृष्ट विप्र के बारे में। विप्र हैं लेकिन स्वार्थी हैं, बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं अपने भोग विलास के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, और इसलिए उनकी जो श्रेणी है एक अलग श्रेणी है। जब इन विप्रों का, जब एक इसमें एक चीज हम बता दें, आधा सेकंड बाकी है, आधा मिनट बाकी है, कि शुरू के समय में जो विप्र थे, विप्रों में भी तो ये वंशानुगत स्टार्ट हो गया ना। वहां पर भी वो उनका विप्र का बेटा विप्र, तो वो जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा या वो संचालन में उतना ही कुशल होगा, ऐसी बात नहीं है। वहां पर भी ये प्रॉब्लम आई, जो क्षत्रिय समाज के लिए प्रॉब्लम थी वो विप्र के लिए भी प्रॉब्लम आ गया। तो उसके लिए अपने वंश को बचाने के लिए, उसको और सुविधा देने के लिए इस जाति व्यवस्था को उन्होंने बहुत कस के जकड़ के रख लिया। और जब उनके अंदर उदारता का भाव कम हो गया,